नमस्कार साथियों, मैं मोतीलाल। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा अध्याय चल रहा है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। इसी में हमारा जो आज का टॉपिक है वो बिंदुसार। हमने चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छे से पढ़ा। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मगध पर जो शासक बनता है उसका नाम होता है बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद जो मगध का शासक है वो बनता है बिंदुसार। कौन शासक बनता है? बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में किताबों में बहुत कम मात्रा में इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी अनेकों किताबों में खूब सारा इसका मैटर दे रखा है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिंदुसार। बिंदुसार की माता का नाम जैन धर्म के अनुसार दुर्धरा। क्या नाम है? दुर्धरा। जैन धर्म के अनुसार इसकी माता का नाम दुर्धरा मिलता है। खुद बिंदुसार के भी अनेकों नाम हमें इतिहास से प्राप्त होते हैं, जैसे यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेटस या अमित्रोकेट्स या अमित्रोकेटीज आदि नामों से जानते हैं। अमित्रोचेटस या अमित्रोकेटस शब्द का जो संस्कृत में अर्थ है, संस्कृत में वो है अमित्र घात। इंपॉर्टेंट है ये, अमित्र घात पूछा जाता है। अमित्र घात शब्द का जो अर्थ है, अमित्र घात शब्द का जो अर्थ है उसका अर्थ है शत्रु को नष्ट करने वाला। ये नाम आते हैं। और भी इसके नाम आते हैं, जैसे जैन परंपरा या जैन धर्म के अनुसार इसका नाम सिंहसेन। क्या आता है? सिंहसेन भी आता है। वायु पुराण में भी इसका एक नाम दे रखा है और वो है भद्रसार। तो ऐसे बच्चों बहुत सारे इसके नाम आते हैं। अब बिंदुसार का जो नाम है, बिंदुसार क्यों पड़ा, इसकी भी कहानी किताबों में मिलती है। जैसे इसकी कहानी में आपको बता देता हूं, इनका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। तो बच्चों कहा गया है कि प्रारंभ में कौटिल्य द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को खाने के माध्यम से धीमा जहर, यानी थोड़ा थोड़ा हल्का जहर रोजाना उसको दिया जाता था। इसका कारण क्या था? कारण क्या था कि उस समय प्राचीन समय में राज परिवारों को हड़पने के लिए या राज परिवारों को खत्म करने के लिए या राज परिवार के राजा को खत्म करने के लिए विष कन्याओं के माध्यम से राजा को जहर दे दिया जाता था। विष कन्याएं क्या होती थी? ऐसी लड़कियां होती थी जिनको जहर के द्वारा पाला जाता था और उनमें जहर होता था और उनके काटने से किसी की भी मृत्यु हो जाती थी। ये बात चाणक्य अच्छी तरह से जानता था, तो इसीलिए वो हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा जहर देता था, ताकि चंद्रगुप्त मौर्य की बॉडी में जहर को रोकने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाए, जिससे कि उसे अगर कोई विष कन्या जहर से मारना चाहे तो वो मरे नहीं। तो इस प्रकार से कौटिल्य उसे रोजाना प्रतिदिन भोजन के माध्यम से, खाने के माध्यम से जहर देता था। तो जब बिंदुसार दुर्धरा के गर्भ में था और जन्म के 5-7 दिन पूर्व ही एक बार चंद्रगुप्त खाना खा रहा था, तो रोजाना के मुताबिक उस खाने में जहर होता था, लेकिन चंद्रगुप्त को ये पता नहीं था कि इसमें जहर है, क्योंकि कौटिल्य उसे भी नहीं पता था। तो रोजाना की तरह वो खाना खा रहा था, तो उसी समय उसकी पत्नी को अपना भोजन दे देता है। उसका भोजन देने से उसकी पत्नी खाना खा लेती है, दुर्धरा खाना खा लेती है, और उसके खाना खाने से थोड़ी देर बाद में उसको जहर फैल जाता है और उस जहर को सहन नहीं कर पाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का जब पता कौटिल्य को चलता है तो कौटिल्य तुरंत वहां पहुंचता है और उस दुर्धरा के पेट को चीरा देकर फाड़ देता है और उसमें से उस बालक को निकाल लेता है। अर्थात जो बिंदुसार है उसका जो जन्म ऑपरेशन के द्वारा हुआ, ऑपरेशन के द्वारा हुआ। तो लेकिन फिर भी जो जहर का कुछ प्रभाव है बिंदुसार के सिर तक पहुंच जाता है, जहर सिर तक पहुंच जाता है और सिर पर एक बिंदु सा बन जाता है। इसी बिंदु
जेल का बिंदु बन जाने के कारण इसका नाम बिंदुसार पड़ जाता और उसका नाम बिंदुसार रख दिया जाता। तो ऐसी भी कहानी किताबों में हमें मिलती है। तो अब दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं बिंदुसार के बारे में। आगे हम बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार का जो इतिहास है, इतिहास में जो स्थान है, इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार इतना महान शासक नहीं था जितना कि चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य साम्राज्य में निर्बल शासक वो माना जाता है बिंदुसार, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य से जो उसे साम्राज्य प्राप्त हुआ, उस साम्राज्य को बिंदुसार ने अक्षुण्ण बनाए रखा, उसको विखंडित नहीं होने दिया, है ना। कहने का मतलब है कि उसे जो अपनी पिता से संपदा प्राप्त हुई, उस संपदा को उसने अक्षुण्ण बनाए रखा। अब आते हैं आगे की बात। आगे एक इतिहासकार आता है जिसका नाम है स्ट्रैबो। क्या नाम है? स्ट्रैबो। स्ट्रैबो कहता है कि बिंदुसार के दरबार में यूनान, इसे यूनान भी कह सकते हैं आप, इसे ग्रीक भी कह सकते हैं आप, इसे सीरिया भी कह सकते हैं। हाँ, एक ही मतलब है इनका। यूनान से उस समय शासक था वहां का एंटीयोकस फर्स्ट यानी प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा गया, बोर्ड की परीक्षाओं में भी पूछा गया। स्ट्रैबो कहता है कि यूनान का शासक एंटीयोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। एक और इतिहासकार आता है दोस्तों, इसका नाम है प्लिनी। वो कहता है कि मिस्र का जो शासक है टोलमी द्वितीय ने भी अपने दरबार से एक व्यक्ति है डायनोसियस। क्या नाम है इसका? डायनोसिस। इसको बिंदुसार के दरबार में भेजा। देखो नाम थोड़े अटपटे हैं, अपने को याद करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इन नामों की वजह से काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो यूनान या मिस्र, यूनान या ग्रीक से एंटीयोकस प्रथम ने डायमेकस को भेजा। मिस्र के टोलमी सेकंड ने डायनोसिस को इसके दरबार में भेजा। तो इससे यह पता चलता है कि बिंदुसार दार्शनिकों का महत्व समझता था, उनसे वो बड़ा प्रभावित था। अब एक और कहानी आती है छोटी सी। एक लेखक है, एक इतिहासकार है जिसका नाम है एथेनियस या एथेनियस, है ना, या एथेनियस। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति एक पत्र व्यवहार का जिक्र करता है। किसका जिक्र करता है? पत्र व्यवहार के बारे में हमें बताता है। ये बताता है कि सीरिया का जो शासक है एंटीयोकस फर्स्ट को बिंदुसार एक पत्र लिखता है और उस पत्र में 3 वस्तुओं की 3 बातें वो बोलता है, वो मंगाता है। जिसमें पहली बात है मीठी मदिरा। क्या है? मीठी मदिरा यानी शराब, दारू जिसे हम कहते हैं। सेकंड है सूखी अंजीर। अंजीर आप जानते होंगे, किशमिश देखिए ना आपने, किशमिश से थोड़ी बड़ी होती है और इसमें बीज होता है, जिसे मुनक्का भी हम कह सकते हैं, मनखे दाग जिसे हम कहते हैं। ये लाभकारी होती है शरीर के लिए खान। तीसरी चीज इसने मांगी थी दार्शनिक। क्या मांगी थी? दार्शनिक, जिसे सोफिस्ट भी कहते हैं, सोफिस्ट। तो ये 3 चीजें इस लेटर के माध्यम से उसने सीरिया के शासक से मांगी। सीरिया के शासक ने पहली 2 वस्तुएं तो दे दी, दारू भी भिजवा दी, सूखे अंजीर भी भिजवा दी, लेकिन
दार्शनिक के बारे में उसने मना कर दिया। उसने कहा कि हमारे यूनानी कानून के मुताबिक हम दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं कर सकते, नहीं करते, ऐसा कहा। तो ये एथेनियस ये बताता है कि इन दोनों के बीच में एक मैत्री पत्र व्यवहार हुआ और उस पत्र व्यवहार में बिंदुसार ने ये तीनों चीजें मांगी। इंपोर्टेंट है ये। अब आते हैं इसके बाद में आगे बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार के धर्म से संबंधित बात, बिंदुसार के धर्म से संबंधित बात, जिस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था, उसी प्रकार से बिंदुसार ने जैन धर्म न अपनाते हुए आजीविक संप्रदाय का मार्ग चुना। थेरावाद में इसे ब्राह्मण धर्म का, अर्थात इसने ब्राह्मण धर्म को ही अपनाए रखा। एक बात यह आती है, एक और बात आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था कौटिल्य, वो ही काफी समय तक बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहा। कौटिल्य की मृत्यु के बाद राधा गुप्त बिंदुसार का प्रधानमंत्री बना। ये उससे संबंधित बात आ गई। अब एक सबसे बड़ी बात आती है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो कुल 5 भागों में बटा हुआ था, 5 भागों में, और 5वां भाग अशोक के समय बना था। उससे पूर्व 4 ही थे, है ना। वो 4 कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। जैसे यह था उत्तरापंथ, क्या था उत्तरापंथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। यह था मध्य देश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। यह था अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। और यहां था दक्षिणापंथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी, है ना। ये 4 भागों में बिंदुसार के समय बटा हुआ था। यहां पर सुसीम उपराजा था, यहां पर अशोक उपराजा था, गवर्नर बने हुए थे। तो दिव्यावदान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विद्रोह हुए और उस विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले सम्राट अशोक को भेजा गया, फिर उसके बाद में सुसीम को भेजा गया, ऐसा बताया जाता है उस विद्रोह को दबाने के लिए। बाद में लगभग 273 ईसा पूर्व के आसपास बिंदुसार की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है। तबीयत खराब हो जाने के कारण यहां पर अगले राजा बनने को लेकर थोड़ा विवाद उत्पन्न हो जाता है। कुछ सुसीम को राजा बनाना चाहते हैं तो कुछ अशोक को। जब तक्षशिला विद्रोह हुआ तो अशोक ने अपनी क्षमता और योग्यता का परिचय देकर यहां पर तक्षशिला के विद्रोह को दबाया। सेकेंड युद्ध में सुसीम दबा नहीं पाया, उसको बुलाया गया, लेकिन बहुत सारे लोग अशोक को राजा बनाना चाहते थे। एक मंत्री परिषद थी इसके समय में, 500 सदस्यों वाली मंत्री परिषद थी, जिसका जो प्रधान होता था उसका नाम था खल्लाटक। क्या था? खल्लाटक था। तो ऐसा पता चल जाता है कि उसकी बीमारी के समय सुसीम को बिंदुसार बुलाता है, लेकिन उससे पहले ही अशोक पहुंच जाता है। अशोक के पहुंचने के बाद बिंदुसार की मृत्यु होती है, वहां पर इसको बिंदुसार को उसका शासक बना दिया जाता है। लेकिन अशोक उस समय शासक बनता नहीं, उसे संघर्ष करना पड़ता है। लगभग 4 वर्षों बाद उसका राज्यारोहण होता है। तो इस प्रकार से इसमें बिंदुसार के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। दोस्तों, इसको छोटा अध्याय है, छोटा टॉपिक है, लेकिन 1-1, 2-2 नंबर और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से कई बार
आरपीएससी की परीक्षाओं, पटवारी की परीक्षाओं के परीक्षाओं पूछे गए हैं और बोर्ड परीक्षाओं में भी इसमें से पूछे गए। 10th क्लास में मात्र एक पैराग्राफ दे रखा है, हमने थोड़ा इसको बड़ा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक और मेरा चैनल अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।